जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे रूस से तेल खरीदेगा तो और टैरिफ लगाएंगे भारत पर। यह धमकी देने वाले ट्रंप को भारत बड़ा मजा चखाने वाला है। दोस्तों, तेल तो खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन तेल के बाद रशिया के साथ कर सकता है अब इस चीज पर भी सबसे बड़ी डील। जी हाँ, इस खबर ने दोस्तों पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। भारत बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, अमेरिका को एक और तगड़ा झटका देने की तैयारी में है दोस्तों भारत। तो वहीं अमेरिकी कंपनी आईफोन्स बनाने वाली एप्पल कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को ठेंगे पर रखकर दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, जानकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। उधर आपको बताएंगे रूस भारत के ट्रंप को झटका देने के बाद अब इस मुस्लिम देश ने भी बड़ा तगड़ा झटका दिया और कह दिया कि हम तुम्हारा ये उड़ता हुआ ताबूत नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, बताएंगे किस फाइटर विमान को उड़ता ताबूत बता करके डील कैंसिल किया है दोस्तों। उधर बताएंगे सबसे बड़ी और अहम जानकारी, जो सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर के अंदर आने वाले भारत के दुश्मन देशों की नींदें उड़ाने वाला है दोस्तों। जी हां, भारत ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा की घातक रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी हां, चीन से लेकर तुर्की तक सब कोई इसमें समा सकता है। जी हाँ, नक्शे से हम आपको पूरी ये जानकारी समझाने वाले हैं। तो वहीं एक और चौंकाने वाली खबर बताएंगे सूत्रों के हवाले से। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान में सेना की गाड़ी पर बड़ा अटैक, 25 पाकिस्तानी जवानों की मौत की खबर, पाकिस्तान में पसरा मातम। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे केपी शर्मा ओली के भारत दौरे से पहले ही भारत पर भड़कता दिखाई दिया है नेपाल। लिपुलेख दर्रे से व्यापार ना करे भारत और चीन, इसको लेकर भड़कता दिखाई दिया, जिसके बाद दो टुक जवाब इसको भारत ने दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा भारत ने। तो वहीं मोदी सरकार के द्वारा लाया गया एक नया बिल, जिसमें पीएम सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी, पर विपक्ष हुआ हमलावर। बताएंगे पक्ष विपक्ष का क्या कहना है, सारी जानकारी एक ही करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने इस नए भारत के स्वतंत्र नीति का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और रूस मिलकर अमेरिका को एक और तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। कच्चे तेल के समझौते के बाद अब दोनों देश एक और डील करने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों। रशिया के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने कहा कि रूस भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोले तो एलएनजी बेचने की सोच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस भारत के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। ये बात है दोस्तों तब सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया और क्रेमलिन ने इस कदम को गैर कानूनी बताया है। दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस भारत को तेल देना जारी रखेगा। रशिया को उम्मीद है कि भारत और चीन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत जल्द होगी। रूसी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स रोमन बाबुश्किन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीतिक स्थिति के बावजूद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत तेल का आयात उसी स्तर पर जारी रखेगा। इसका मतलब है कि भारत पहले जितना तेल रूस से खरीदता रहेगा। जैसा कि अमेरिका और भारत के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर तनाव चल रहा है, ऐसे में रूस का यह बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत करना चाहता है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। एलएनजी दोस्तों एक तरह की गैस होती है जिसे ठंडा करके तरल रूप में बदला जाता है, जिससे उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सके। भारत दुनिया में पेट्रोलियम का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि रूसी कच्चे तेल पर काफी छूट मिल रही है। जी हाँ, वहीं दोस्तों मंगलवार को फिर से अमेरिका ने भारत को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम भारत से आयात पर फिक्स टैक्स बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदने के लिए लगाया गया टैक्स है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तेल
तेल खरीद से मुनाफा कमा रहा है और भारत के कुछ सबसे अमीर परिवार इससे फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, ट्रम्प का भारत पर टैरिफ लगाना, टैरिफ के साथ साथ पेनल्टी भी लगाना, 50% की कुल टैरिफ लगा चुका है भारत पर। फिर भी अपना भारत दोस्तों स्वतंत्र होने की वजह से ज्यों का त्यों खड़ा है और अब तक जरा भी अपने भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अगर कोई दूसरा देश होता तो ट्रम्प के सामने हाथ जोड़ लेता, घुटनों पर पड़ जाता, नतमस्तक हो जाता, लेकिन अपना भारत ज्यों का त्यों है और टस से मस नहीं हुआ भारत। रूस से तेल कम खरीदने के बजाय उल्टा भारत अब एलएनजी पर भी व्यापार करेगा। जी हाँ, जैसा कि रशिया ने भारत को प्रस्ताव दिया है। देखते हैं दोस्तों भारत क्या कदम उठाता है। तो दोस्तों, इस टेंशन के समय में भारत की तटस्थता की अगर आप भी सराहना करते हैं तो कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और जिस प्रकार से एलएनजी की डील होने वाली है रशिया की तरफ से, रशिया ने जो ऑफर दिया है भारत को, क्या इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए बताना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एलएनजी का फुल फॉर्म भी कमेंट में लिख दीजिएगा। देखते हैं किन किन को पता है। तो वही बिग ब्रेकिंग खबर आपको बता दें जो आपको और भी ज्यादा चौंका देगी। भारत रूस के बाद अब ट्रम्प की हेगड़ी निकालने के लिए एप्पल ने भी बड़ा फैसला ले लिया। एप्पल को ट्रम्प ने काफी टाइम पहले धमकी दी थी कि तुम अपने सारे फोन्स को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करोगे, अमेरिका में ही बनाओगे। लेकिन अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प के इस धमकी को एप्पल कंपनी ने ठेंगे पर रखकर भारत में प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। जी हाँ, एप्पल आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत की 5 फैक्ट्रियों में बनाया जाएगा। इनमें से 2 फैक्ट्रियां अभी नई शुरू हुई है। ये पहली बार होगा कि आईफोन के सभी नए मॉडल्स जिनमें प्रो वर्जन भी शामिल है भारत में ही बनाना शुरू होगा। एप्पल ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका को भेजे जाने वाले आईफोन के लिए चीन पर उसकी निर्भरता कम हो जाए। इससे कंपनी को टैरिफ यानी आयात शुल्क के खतरे से भी सुरक्षा मिलेगी। एप्पल ने पहले ही अमेरिका के बाजार के लिए आईफोन का बहुत सारा उत्पादन चीन से भारत में शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रम्प प्रशासन ने चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिया था। हालांकि आईफोन जैसे स्मार्टफोन को अभी तक इन टैरिफ से बचाया गया है, लेकिन ट्रम्प ने अमेरिकी कंपनियों को चीन पर निर्भर रहने के लिए कई बार फटकार भी लगाया। अपने एक बयान में ट्रम्प ने कहा था कि अगर एप्पल अमेरिकियों के लिए आईफोन बनाना चाहता है तो उन्हें इसे अमेरिका में ही बनाना होगा, ना कि चीन में, ना कि भारत में। लेकिन फिर भी दोस्तों एप्पल ट्रम्प की धमकी से टस से मस नहीं हुआ और एप्पल का ये 17 नया मॉडल जिसके सारे वेरिएंट भारत में ही बनाए जाएंगे, वाकई में हर एक भारतीय के लिए सीना चौड़ा करने वाली खबर है, गौरवान्वित महसूस करने वाली ये खबर है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप एप्पल फोन पर पीछे मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखेंगे दोस्तों तो और भी ज्यादा खुशी होगी। हाँ या ना बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर वहीं इस मुस्लिम देश ने भी ट्रम्प को दिया तगड़ा झटका। कहा उड़ता हुआ तुम्हारा ताबूत नहीं चाहिए, रखो अपने पास। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक हॉक फाइटर हेलीकॉप्टर की डील कर दी कैंसिल। बता दे मलेशिया को लेकर सबसे बड़ी खबर। दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों में शामिल मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तगड़ा झटका दिया। मलेशिया के किंग सुल्तान इब्राहिम ने अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ब्लैक हॉक फाइटर हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए जारी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी भी की है जो शायद ट्रम्प को पसंद ना आए। उन्होंने ब्लैक हॉक को उड़ता हुआ ताबूत करार दे दिया। मलेशिया के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद निजाम जाफर ने कहा कि 16 अगस्त को मलेशिया के विशेष सेवा रेजिमेंट की 60वीं वर्षगांठ पर किंग इब्राहिम की ओर से हेलीकॉप्टर को लेकर कड़े शब्दों में बयान दिए गए थे, जिसने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की खरीदारी के फैसले को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि हम ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की खरीद का प्रस्ताव नहीं करेंगे और हमने अपने राजा की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के शीर्ष अर्थशास्त्री ने ट्रम्प प्रशासन की बखिया उधेड़ी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाना लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम था, लेकिन इसने रातों रात ब्रिक्स देशों को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वैसे मैंने इसे काफी करीबी से देखा है क्योंकि मैं इन सभी देशों के नेताओं को जानता हूं। 24 या 48 घंटों के भीतर फोन कॉल्स की झड़ी लग गई। ब्राजील भारत के साथ, ब्राजील रशिया के साथ, ब्राजील चीन के साथ, चीन भारत के साथ, चीन रशिया के साथ, लेकिन कोई भी अमेरिका के साथ नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस अर्थशास्त्री ने अपने बयान से सबको चौंका कर रख दिया। यह अर्थशास्त्री अमेरिकी अर्थशास्त्री, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी डेविड सैक्स हैं, जिन्होंने भारत पर अमेरिका के टैरिफ को लेकर ट्रम्प प्रशासन पर जमकर निशाना साधा।
था और ट्रम्प के टैरिफ वाले फैसले की बखिया उधेड़ दी। अगर आप भी इस अर्थशास्त्री के बात का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ वाले फैसले ने पूरी दुनिया को दो खेमे में बांट दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और अर्थशास्त्री ने बिल्कुल सही बात कही, ये बात भी कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बहुत बड़ी और अहम जानकारी की, जहां पर पाकिस्तान की उड़ जाएगी नींद। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की घातक रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का अपने भारत ने किया सफल परीक्षण, जो कि चीन से लेकर तुर्की तक सबको एक बार में लपेट सकता है। बता दें, जिस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर कई दिनों से डर का माहौल था, आखिरकार भारत ने वो काम करके दिखा ही दिया। जी हां, भारत ने कल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ये मिसाइल टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। पाकिस्तान के अंदर इस मिसाइल का खौफ किस कदर है, इस बात से समझा जा सकता है कि एक दिन पहले ही इस्लामाबाद के थिंक टैंक ने अग्नि 5 को लेकर पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट बोले तो SVR ने अग्नि 5 को लेकर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के साथ साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी चेताया था। SVR ने कहा था कि अगर भारत इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लेता है तो यह पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी की तरह होगा। पाकिस्तान इस मिसाइल से इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि बहुत बड़ी रेंज होती है। दोस्तों बता दें कि यह मिसाइल भारत की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोले तो ICBM अग्नि 5 का एक एडिशन है, संस्करण है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो DRDO ने विकसित किया है। जून में यह जानकारी भी सामने आई थी कि DRDO इसे अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, जिससे इसकी मारक क्षमता 7500 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, जिसकी जद में चीन से लेकर तुर्की तक है। ये मिसाइल न सिर्फ पूरे एशिया बल्कि आधे यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को निशाना बना सकती है। बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल का परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने किया है। दोस्तों इसके लिए आप लोग DRDO को थैंक यू सो मच कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में सेना की गाड़ी पर बड़ा हमला, 25 जवानों की अब तक मौत की खबर। सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से। इस समय यह खबर सामने आ रही है, जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जिला बाजौर की सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट इनायत कलाई में सेना की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आ रही है। इस घटना में गाड़ी में सवार पाक सेना के 25 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। घटना के बाद मार्केट में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पश्तून लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया है। इसको लेकर और भी जानकारियां आनी बाकी है। दोस्तों ये हमने जस्ट आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बताई है, हो सकता है मौतों की संख्या और बढ़ ही सके। इसीलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए। हालांकि गाड़ी पर किसने हमला किया, क्यों किया, इसकी डिटेल्स आनी बाकी है। दोस्तों जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बता दे ISI ने FATF की आंखों में झोंकी धूल। पाबंदी के बावजूद आतंकी मसूद ने इकट्ठे किए 391 करोड़ रुपए। जी हां, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह करके पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा दिखा दिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब वो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को धोखे में रखकर आतंकियों को मदद और पनाह दे रहा है। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए यह दावा किया था कि उसने जैश ए मोहम्मद जैसे ब्लैक लिस्टेड यानी प्रतिबंधित आतंकी संगठन पर कार्रवाई की है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने FATF को धोखा देकर जैश ए मोहम्मद को पनाह दी हुई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में ही करीब 3.91 अरब रुपए का डिजिटल हवाला नेटवर्क बना लिया है। प्रतिबंध के बावजूद जैश ने करोड़ों रुपए मोबाइल वॉलेट्स में जमा किए। ये पैसा हथियार खरीदने, आतंक फैलाने और आतंकी मसूद अजहर व उसके परिवार के ऐशो आराम पर खर्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान में जैश का नेटवर्क दोबारा एक्टिव हो गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान सरकार और सेना इनडायरेक्ट रूप से जैश की मदद कर रहे हैं। ISI की मदद से जैश ने FATF की सख्ती से बचने का नया तरीका निकाल लिया है। दोस्तों बाकी ये जानकारी कभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां
जम्मू कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेनाएं, तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। बता दें, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों से सेना को हटाया जाएगा, उसकी जगह पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। तैनाती के लिए 4 बटालियन सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर भेजी गई है। पहले राष्ट्रीय राइफल्स इन क्षेत्रों में तैनाती, हालांकि वो अब सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इस कदम के पीछे की वजह है रिहायशी इलाकों के जनजीवन को और ज्यादा सामान्य बनाना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि कठुआ और उधमपुर में करीब 2 दर्जन ऐसे स्थान है, जगह हैं जो पहले से ही सेना के नियंत्रण में थे। अब वहां की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी जाने वाली है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, जिससे सुरक्षा को काफी ज्यादा मजबूती मिली है। ऐसे में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था में नई रणनीति का संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर और ज्यादा सख्त हो गया है। घाटी से आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जो कि वाकई में मोदी सरकार के ये कार्य सराहनीय है। क्या आप इन कार्यों का सपोर्ट करेंगे? दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत ने लिपुलेख दर्रे को लेकर नेपाल की आपत्ति की खारिज। दावे को पूरी तरह से बता दिया बेबुनियाद। दरअसल भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है दोस्तों, वो भी तब जब नेपाली प्रधानमंत्री ओली भारत की यात्रा करने वाले हैं। और इसका कारण है बीते मंगलवार को जब भारत और चीन के लिपुलेख दर्रे के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। इसके बाद सीमा को लेकर विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। ऐसे में बुधवार को भारत ने नेपाल द्वारा जताई गई आपत्ति पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत ने नेपाल द्वारा लिपुलेख दर्रे को लेकर किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि नेपाल का इस इलाके पर दावा ना तो सही है और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। दरअसल हुआ क्या, आपको बताते हैं। दरअसल भारत और चीन ने मंगलवार को लिपुलेख दर्रे और 2 अन्य व्यापारिक मार्गों के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया था, जिस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई और कहा कि लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इन्हें नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने 2020 में काला पानी, लिम्पिया धूरा और लिपुलेख को अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल करके एक बड़ा सीमा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। दोस्तों ये विवाद फिर एक बार खड़ा हो गया है, जबकि नेपाली पीएम ओली भारत की यात्रा करने वाले हैं। 17 सितंबर को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 16 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। ओली की यह मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और वर्तमान परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। दोस्तों ऐसे में देखते हैं कौन सही बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन किस तारीख को आता है, बताना मत भूलिएगा बिना गूगल किए। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच नफरत है, देखना है कि दोनों बैठेंगे तो क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पहले व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के नेता वोलोदिमीर जेलेंस्की को बात कर लेनी चाहिए। दोनों नेताओं को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और फिर जरूरी लगेगा तो अगली मीटिंग में वो भी दोनों नेताओं के साथ बैठेंगे। इस तरह ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है कि त्रिपक्षीय वार्ता से पहले एक बार पुतिन और जेलेंस्की को मीटिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीज फायर पर सहमति बनाने से पहले ही दोनों देशों को वार्ता कर लेनी चाहिए ताकि वे अपने मुद्दों को रख सके। दरअसल यूरोप के नेताओं ने भी जेलेंस्की के साथ जब ट्रंप से मीटिंग की थी तो ऐसा ही सुझाव रखा था, लेकिन आपको बता दे दोस्तों उसी के बाद रशिया का 6 इलाकों पर कब्जे का सबसे बड़ा प्लान निकलकर सामने आया है। जब तक इन 6 इलाकों पर कब्जा नहीं करेगा रूस, नहीं होगी शांति। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जिन इलाकों का रशिया में विलय कराने की शर्त पुतिन ने रखी है, उन इलाकों में हमले बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों रूस जल्द से जल्द संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। खबरों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने शांति के लिए इन इलाकों पर अपने अधिकार को स्वीकार करने के लिए ट्रंप से कहा है। पुतिन अलास्का में वार्ता में भी कह चुके हैं कि वो युद्ध रोकने का अस्थायी समाधान चाहते हैं, न कि सीज फायर। अस्थायी समाधान का मतलब है कि यूक्रेन का वो हिस्सा उन्हें दे दिया जाए जहां लड़ाई जारी है। लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो कब का युद्ध समाप्त हो गया होता। क्योंकि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी मांग रहे हैं और जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि वो क्षेत्र की अदला बदली के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों जब तक इन 6 बड़े इलाकों पर कब्जा नहीं कर लेता रशिया, शांति समझौता होने से रहा, यानी कि बिल्कुल भी यूक्रेन और रशिया के बीच कोई डील नहीं होने वाली। ऐसे में ट्रंप की कोशिश 100% फेल होने वाली है। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां
भारत के दिल्ली से सीधे काबुल पहुंचे वांग यी। पाकिस्तान से इशाक डार ने भी लगाई हाजिरी। तालिबान का क्यों सज रहा दरबार बता दें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी बुधवार को अपनी भारत यात्रा खत्म करने के बाद सीधे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे, जहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी पहुंचेंगे। वांग ने भारत की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली के दौरे के बाद सीधे इस्लामाबाद का दौरा नहीं किया, बल्कि वे काबुल में होने वाले चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के दोनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की एक साथ मेजबानी करने वाला है। हालांकि काबुल में होने वाले इस त्रिपक्षीय सम्मेलन में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के काबुल तक विस्तार और आर्थिक सहयोग को लेकर चर्चा होने वाली है। वहीं भारत भी काबुल में होने वाले इस त्रिपक्षीय बैठक पर अपनी नजरें टिकाए बैठा है, क्योंकि दोस्तों ये त्रिपक्षीय मीटिंग भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत शुरुआत से ही चीन और पाकिस्तान के इस सीपीईसी को पुरजोर विरोध करता आ रहा है। चीन का ये कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। ऐसे में अफगानिस्तान के इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने से पाकिस्तान पीओके पर अपना दावा मजबूत कर सकता है, जो भारत के लिए चिंता का कारण है। वहीं शहबाज शरीफ इस महीने के अंत में निर्धारित चीनी यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण पर भी बात करने वाले हैं। वाकई में दोस्तों भारत को घेरने की इस मुद्दे पर तैयारी कर रहा है चीन और पाकिस्तान, लेकिन भारत इस मुद्दे पर नजरें गड़ाए बैठा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत में अवामी लीग के दफ्तर खोलने पर विवाद। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने दी गीदड़ भभकी, जिसके बाद भारत ने जमकर और तगड़ा दे दिया जवाब। बता दें, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत पर बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने का गंभीर आरोप लगाया। अब भारत सरकार ने मोहम्मद यूनुस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने ढाका के इन आरोपों पर कहा कि भारत अपनी जमीन से किसी दूसरे देशों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने बांग्लादेश में जल्द ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने की भी आशा जताई। दोस्तों दरअसल बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में एक बयान में भारत से बांग्लादेश अवामी लीग के राजनीतिक कार्यालयों को बंद करने के लिए कहा था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये बांग्लादेश के लोगों और राज्य के खिलाफ है। ये बयान सेना प्रमुख जनरल वाकर उज्जमान के उस बयान के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि सेना चुनाव में मदद करने के लिए तैयार है। जिसके बाद दोस्तों भारत की मोदी सरकार ने तगड़ा और करारा जवाब दे दिया बांग्लादेश को और बता दिया कि हम तुम लोगों की तरह नहीं है, जो दिन रात बस राजनीति खेलते हैं। हमारी नीति स्वतंत्र है और हम देश हित में अपने कार्य में लगे रहते हैं। वहीं दोस्तों अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां आज पूरे देश में एक ही सवाल की चर्चा हो रही है और वो सवाल यह है कि क्या कानून अब सबके लिए बराबर होगा। क्या जिस तरह से एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त हर शख्स का बैकग्राउंड चेक होता है और उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा होने पर उसे नौकरी नहीं दी जाती, क्या ठीक वैसा ही अब नेताओं के साथ भी होगा। क्या इस देश में जो दागी नेता अपने आपराधिक मुकदमों को मेडल की माला बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि इन मेडल्स को दिखाकर वो बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या अब ये परंपरा बंद हो जाएगी। ये सारी बातें दोस्तों हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में यानी कल लोकसभा में इससे जुड़े 3 बिल पेश किए हैं, जिन पर अब काफी विवाद हो रहा है। इन प्रस्तावित बिल में यह लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है जिनमें 5 साल या उससे भी अधिक सजा का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार होने के 31वें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद ब खुद इस पद से हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की सलाह पर उस केंद्रीय मंत्री को उसकी गिरफ्तारी के 31वें दिन बाद उसको पद से हटा सकते हैं। अगर किसी वजह से देश का प्रधानमंत्री इस पर कोई फैसला नहीं लेता और वो केंद्रीय मंत्री को बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में वो केंद्रीय मंत्री अपनी गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद ब खुद इस पद से हट जाएगा और उनसे सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। और ये बिल दोस्तों प्रधानमंत्री, सीएम या फिर कोई भी मंत्री क्यों ना उनके लिए लिया गया है। ऐसे में जरूरी बात यह है कि यह बिल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर लागू होता है, लेकिन इसमें विधायकों और सांसदों का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विधायकों और सांसदों पर अब भी वही पुराना वाला नियम लागू होगा, जिसमें उनकी सदस्यता तब तक वैध होती है जब तक अदालत से उन्हें दोषी ठहराया नहीं जाता और उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा नहीं हो जाती। दोस्तों इस बिल के लिए सरकार का कहना है कि ये बिल संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के चरित्र और आचरण को संदेह से परखेगा। जो नेता गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं, उनके इस्तीफे से जनता का विश्वास लोकतंत्र में मजबूत होगा। सरकार ये भी कह रही है कि जब जेल जाकर कोई भी नेता अपने पद को नहीं छोड़ता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ था। अब ऐसे में आपको बताते हैं विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है।
दोस्तों विपक्ष का कहना है कि यह बिल भारत के संविधान का उल्लंघन है, इससे कानून का दुरुपयोग होगा और केंद्र सरकार जिस मुख्यमंत्री को हटाना चाहेगी उसे किसी भी केस में फंसाकर गिरफ्तार करके 30 दिनों तक जेल में डाल देगी, जिससे वो सरकार हट जाए, यानी जिससे वो मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार से हट जाए। और विपक्ष की एक बड़ी दलील ये भी है कि दोषी साबित होने से पहले किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री से उसका पद छीनना लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार ने भी विरोध के बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमने आपको पूरी जानकारी बताई है इस बिल को लेकर बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या मोदी सरकार जो ये बिल लेकर आई है दोस्तों वाकई में भारत के लोकतंत्र के लिए बेहतरीन बिल है या फिर नहीं? सबसे पहले इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि हाँ बिल अच्छा है या गलत है। और दूसरा सवाल यह है कि जो विपक्ष कह रहा है कि इस बिल का मतलब है भारत के संविधान का उल्लंघन, तो आप दोस्तों विपक्षियों के इस सवाल का कैसे जवाब देंगे जरूर लिखकर बताइएगा। इसी बीच दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।